नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज हम लोग बातचीत करेंगे क्रेडिट पॉलिसी में क्या हुआ, जीडीपी का नंबर कैसा आया और भारतीय बाजारों ने आज प्रदर्शन कैसा दिखाया, और साथ ही एफआई और डीआईस का क्या रुख था आज। क्योंकि आज बहुत सारी खबरों के बीच में ये इवनिंग रिपोर्ट है जो थोड़ा सा 5, 7, 8 मिनट हम इसको थोड़ा बड़ा करेंगे क्योंकि बहुत सारे इश्यूज डिस्कस करने हैं। पर मैं कोशिश करूंगा कि बहुत क्रिस्प और बहुत पॉइंटेड इसको रखूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि बिग पिक्चर आज की हमें क्या दिख रही थी। तो बिग पिक्चर जो हमें दिख रही है उसमें आज का मार्केट काफी वोलेटाइल था और बीआई पॉलिसी भी थी उसके बीच में, लेकिन अंत में बहुत थोड़ा सा ही सही लेकिन रेड में बंद हुआ निफ्टी। ये आज की स्थिति थी, जबकि पॉलिसी में कोई बहुत बड़ा रेट चेंज के तौर पर बदलाव नहीं किया गया। आरबीआई ने रेपो रेट 5.25% पे बिना बदलाव के रखा है और उनका स्टैंस यानी उनका रुख भी न्यूट्रल है। सरकार ने आज एक बड़ा अनाउंसमेंट किया कि एफपीआईज यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या एफआईआईज भी जिनको कहते हैं कभी कभी, सरकारी बॉन्ड यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जीसेक जिसको बोलते हैं, उसमें अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें एलटीसीजी भी नहीं लगेगा, टैक्स जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें भी कोई टैक्स नहीं लगेगा और विदहोल्डिंग टैक्स भी नहीं लगेगा। चौथी तिमाही के जीडीपी का नंबर है 7.8%, जो सिग्निफिकेंटली ऊपर है, काफी मजबूत नंबर है। और FY26 का, चूंकि Q4 का नंबर था, तो टोटल नंबर 7.7% की ग्रोथ रेट जीडीपी में हमें देखने को मिली FY26 में। रुपी आज लगभग 80 पैसे मजबूत हुआ है, क्योंकि बॉन्ड पे जो बड़ा फैसला सरकार ने लिया उसका असर दिखा। लेकिन इस बीच एफआईआईज ने आज क्लोज टू $1 बिलियन की सेलिंग की है। 8776 करोड़ की सेलिंग कैश मार्केट में एफआईआईज ने की है। तो ये बहुत सारी खबरें हैं, इनको चलिए फटाफट देते हैं बिना ज्यादा समय लगाए हुए। आप निफ्टी को देखेंगे तो 50 पॉइंट कमजोर होकर बंद हुआ। सेशन के दौरान काफी वोलेटाइल था निफ्टी। 500 भी 32 पॉइंट कमजोर हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी, चूंकि ये खबर सारी जो आज की थी वो बैंक से रिलेटेड ज्यादा थी, चाहे वो क्रेडिट पॉलिसी रही हो, चाहे वो बॉन्ड पे टैक्स का फैसला रहा हो, तो बैंकिंग शेयर्स में आज थोड़ी रिकवरी और हुई। लगभग लगभग 200 पॉइंट करीब मजबूत हुआ। 54,500 के आसपास क्लोजिंग देने में सफल रहा। मिड कैप और माइक्रो कैप में कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई मूवमेंट नहीं हुआ। स्मॉल कैप भी थोड़ा सा मतलब ग्रीन, इसलिए क्योंकि वो 2 पॉइंट ऊपर था। तो कुल मिला के आज का बाजार शायद पॉलिसी या गवर्नमेंट के इस मूव को समझ नहीं पाया होगा, इसलिए कोई बहुत बड़ा वो नहीं हुआ। लेकिन दिन के दौरान भयंकर उठापटक हुई है, ये आप चार्ट में देख सकते हैं। ये निफ्टी का हीट मैप है। आप हीट मैप देख के समझ जाएंगे कि मार्केट किधर भी नहीं जा रहा था, डायरेक्शनलेस मार्केट था। और आज कई सारे बड़े दिग्गजों की पिटाई हुई है। आज इंडेक्स पे एक स्टॉक की मैं चर्चा अलग से करूंगा, बाकी ज्यादा नहीं दिखाऊंगा आपको। तो ये देखिए 50 पॉइंट है। इंट्राडे का चार्ट भी आप देखिए और 5 डे का चार्ट हम लेके आए हैं। इंट्राडे के चार्ट में आप देखिए गजब का वोलेटिलिटी, और अंत में रेड में ही बंद हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया पॉलिसी पे। तो पॉलिसी पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे शो के दूसरे हिस्से में। पहले फटाफट मार्केट देख लेते हैं और जो बॉन्ड पे फैसले लिए गए उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों चार्ट आप देख सकते हैं इसमें। इसी तरीके से आप बैंक निफ्टी का भी आप देखेंगे तो चाहे वो इंट्रा देखिए, चाहे मंथ का देखिए, चाहे वीक का देखिए, वहां पे कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर था। कोई बहुत ग्रेट नंबर नहीं था, लेकिन चलिए आज थोड़ा सा बैंक निफ्टी ने, बैंकिंग शेयर्स ने फिर से थोड़ी सी मजबूती यहां पे दिखाई। इस स्टॉक की मैं बात करना चाहता था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज आज 52 वीक लो पर बंद हुआ है। 1291, 1300 पिछले 2 दिन से वो तोड़ रहा था लेकिन बच जा रहा था, लेकिन आज उसने 1% की कमजोरी के साथ तोड़ दिया है। और देश की सबसे बड़ी कंपनी, देश का सबसे बड़ा स्टॉक, देश का सबसे वेटेज वाला स्टॉक आज 52 वीक लो पे बंद हुआ है। और उस दिन जब फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर है, आरबीआई ने कोई नेगेटिव खबर नहीं दी। ये है आज की असली कहानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज 52 वीक लो पे क्यों बंद हुआ। क्योंकि अगले से अगले शुक्रवार में, कल में 19 तारीख का जो शुक्रवार आएगा, उस दिन उनकी एजीएम है। जियो का प्लेटफॉर्म का आईपीओ आएगा नहीं आएगा, बहुत सारे सवाल उस एजीएम की वजह से। तो मुझे लगता है कि
उससे पहले मार्केट ने अपना रुख दिखा दिया। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन हम लोग उस पर नजर रखेंगे। तो ये हमारे लिए आज चिंता की बात होनी चाहिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज 52 वीक लो पर क्यों बंद हुआ और इसने कंट्रीब्यूट भी किया है। आइए मैं आपको दिखाता हूं किसने ऊपर खींचा और कौन नीचे ले गया। नीचे ले जाने में HDFC बैंक, RIL, भारती, TCS और कोटक बैंक, ये 4-5 लोग प्रमुख थे। सपोर्ट थोड़ा बहुत कहां से मिला, एक्सिस, ICICI और बजाज फाइनेंस आप कह सकते हैं। अडानी ग्रुप में आज भी रौनक थी। अडानी पोर्ट और अडानी इंटरप्राइजेस ने मजबूती दिखाई, लेकिन ड्रैगर्स जो दिग्गज थे, जो टॉप इंडेक्स पे वेट रखते हैं, उसमें HDFC, RIL, TCS, अगर ये नीचे जाएंगे और भारती का भी साथ मिल जाएगा तो फिर मार्केट का ऊपर जाना मुश्किल था। तो भारी उतार चढ़ाव के बीच गिरा, ये आपको जरूर देखना चाहिए। 20 पॉइंट तो अकेले RIL ने नीचे खींचा है। एडवांस डिक्लाइन देखने का कोई बहुत आज सेंस नहीं है, क्योंकि ये नंबर्स देख के आपको कंफ्यूजन हो सकता है। आज का एडवांस डिक्लाइन वीक था, क्योंकि आपको मैंने अभी हीट मैप दिखाया है और जो इंडेक्स लेवल पे था वो भी आप देखिए। तो आउटसाइड द इंडेक्स अगर कुछ हो रहा होगा तो शायद थोड़ा बहुत हुआ होगा, अदरवाइज ये नंबर बहुत कन्विंसिंग नहीं लग रहा। सेक्टोरली देखेंगे तो PSU बैंक, चूंकि आज की जो खबर थी वो बहुत पॉजिटिव थी PSU बैंक के लिए, उसमें थी थोड़ी रियल एस्टेट, फार्मा, थोड़ा सा मामूली सा गेन हुए। लूजर्स में IT, गिरावट का तीसरा दिन, लगातार पिटाई का तीसरा दिन। जिस दिन बड़ी खबर आई थी एक्सेंचर वाली, उस दिन पिटा, फिर कल फॉलोअप सेलिंग थी और आज फिर फॉलोअप सेलिंग हुई। TCS अभी आपने देखा, तो आज तीसरा दिन था जब IT सेक्टर की जबरदस्त पिटाई हो रही थी। और आज मेटल भी गिरा, क्योंकि उधर डॉलर काफी स्ट्रांग हुआ है। जून 5 का ये नंबर देख के आप बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करेंगे। 8776 करोड़ की कैश मार्केट की सेलिंग है आज FIIs की, तब जब उनके लिए सरकार ने टैक्स छोड़ दिया है बॉन्ड मार्केट में। देखिए, इक्विटी में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी शेयर बाजार में जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है उसमें कोई बदलाव नहीं है। ये सिर्फ बॉन्ड के लिए है, और वो भी सरकारी बॉन्ड के लिए। अगर कॉर्पोरेट के, प्राइवेट सेक्टर के जो बॉन्ड है उस पर आपको कोई फायदा नहीं है। केवल और केवल ये FPI के लिए है, और वो भी गवर्नमेंट बॉन्ड के लिए है। अब इसको कुछ लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए 9000 करीब करोड़ खरीदारी की है DIIs ने, और जून 5 तक का, यानी 5 दिनों का, ये इस महीने का जो स्कोर है वो 30,000 करोड़ को पार कर गया है, और अभी सिर्फ 5 दिन हुए इस महीने के। दोस्तों, नंबर वाकई थोड़े से डरावने वाले हैं। एनीवे, लेट्स गो फर्दर। गोल्ड और सिल्वर में आप देखिए क्या है, लेकिन आप देखिए रुपया 9486 पे है, और इसमें बहुत सॉलिड मजबूती आई है। 95, 60, 62 के आसपास ट्रेड करा था। रुपया मजबूत हुआ डॉलर के अगेंस्ट उस खबर के बाद, और 9486 के आसपास ये अभी भी चल रहा है। कच्चा तेल 93-95 है, थोड़ा सा उसी रेंज में कर रहा है, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पे नहीं आया। गोल्ड सिल्वर में, सिल्वर आज हमारे MCX मार्केट में थोड़ा सा ऊपर गया, तो करीब करीब 1,58,000 का 10 ग्राम भाव हो गया है। अब हम समझते हैं कि आज की क्रेडिट पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी जिसको कहते हैं, उसमें हुआ क्या। मॉनेटरी पॉलिसी में आज मूलतः देखिए जो 3-4 फैसले हुए। एक तो रेपो रेट को उन्होंने 5.25 पर अनचेंज रखा, कोई बदलाव नहीं किया, यानी रेट हाइक की उनको जरूरत महसूस नहीं हुई। बावजूद इसके कि गवर्नर साहब ने बहुत सारी समस्याएं गिनाई कि ग्लोबल सिचुएशन काफी खराब है, सेंट्रल बैंकर्स दुनिया भर के रेट हाइक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कच्चे तेल का इम्पैक्ट आगे पड़ेगा और हम उससे जूझ लेंगे, हम रेजिलियंस हैं, हम देख लेंगे उसको। इन तमाम नेगेटिव कमेंट्री के बावजूद उन्होंने परिवर्तन नहीं किया रेट में, क्योंकि जो बेसिक ओल्ड स्कूल बुक थ्योरी है कि सप्लाई साइड के इन्फ्लेशन पे रेट हाइक की जल्दी नहीं करनी चाहिए, तो जो एक मेरे ख्याल में फिलहाल के लिए ठीक फैसला था, 5.25 पे बनाए रखा। टैक्स इंसेंटिव्स FIIs को दिए गए। एट द सेम टाइम जिस समय ये पॉलिसी चल रही थी, चूंकि इसका परिवर्तन सरकार को करना था कानूनी तौर पे, तो गवर्नर साहब के अनाउंसमेंट से ठीक पहले अध्यादेश जारी करके सरकार ने यह सुनिश्चित कर दिया कि अब RBI गवर्नर अनाउंस कर सकते हैं। तो आपने गौर किया होगा तो स्पीच के दौरान ही यह खबर आ गई कि वो ऑर्डिनेंस आ गया है, जिसमें सरकार ने
जो बॉन्ड है, सरकारी बॉन्ड, जी से किसी ने मैंने लिखा है, उसमें जो एफपीआई निवेश करेगा उसका एलटीसीजी नहीं लगेगा, उस पर किसी इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगेगा, यानी कैपिटल गेन, इंटरेस्ट और विदहोल्डिंग तीनों खत्म कर दिए गए। इसके साथ ही और भी कई सारी छूटें दी गई। आगे चलते हैं। जीडीपी का एस्टिमेट घटाया है आरबीआई ने, जो उनका अनुमान था पिछली पॉलिसी में इस साल का, उसको उन्होंने कम किया है और इन्फ्लेशन का एस्टिमेट बढ़ाया है FY 27 के लिए। तो ये मुख्य फैसले थे। अब इनकी डिकोडिंग कर देते हैं। जीडीपी का एस्टिमेट जो आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में लगाया है कि Q1 में, यानी जो चालू क्वार्टर है, ये जून का वाला क्वार्टर जब खत्म होगा तो इसमें 6.6 हो सकती है, सेकेंड क्वार्टर में 6.3, थर्ड क्वार्टर में 6.5, फोर्थ क्वार्टर में 6.8, यानी कुल मिला के FY 27 यानी जो वित्त वर्ष चल रहा है, जब ये अगले साल मार्च में खत्म होगा तो उसका अनुमान उनका 6.55% का है, जो कि पहले 6.9% था। यानी अपना जीडीपी का अनुमान उन्होंने कम कर दिया क्योंकि उनको चैलेंजेस दिख रहे हैं। अब देखिए यहां पे कई सारी एनोमलीज मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। इन्फ्लेशन का क्या एस्टिमेट लगाया गवर्नर साहब ने कि पहले क्वार्टर में 4.2, दूसरे क्वार्टर में 5.1, तीसरे क्वार्टर में 5.9 और चौथे क्वार्टर में 5.4, कुल मिला के बटा 4 करोगे तो 5.15% है, जो कि पहले 4.6 था। तो 4.6 से 5.15 यानी 40 उधर और 15 इधर, 55 पॉइंट उन्होंने इन्फ्लेशन का टारगेट बढ़ा दिया। अब क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि क्या इन दोनों नंबर्स को कैसे देखा जाए। इसके अलावा बताते हैं अभी आरबीआई ने और क्या अनाउंसमेंट किया। FIIs don't need to pay income tax on government bonds. Government releases capital gains tax amendment, ये उन्होंने कर दिया था। Allows FII investment in more government bonds, यानी और ज्यादा पैसे लेके आओ गवर्नमेंट बॉन्ड में, क्योंकि डॉलर आएगा तो करेंसी स्ट्रांग होगी, इसीलिए रुपया आज 80% मजबूत हुआ है। सबसाइड्स हेजिंग कॉस्ट फॉर वन, इसके साथ उन्होंने एक और काम किया है। जो हमारे एनआरआई या ओसीआईज हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या नॉन रेजिडेंट इंडिया, वो लोग भी यहाँ अगर FCNR में पैसा डालेंगे या आप अपना एक्सचेंज करना चाहते हो, और ये 1 अप्रैल से लागू है, तो उन सबको हेजिंग कॉस्ट में भी छूट दी गई है, वहां भी दिक्कत नहीं होगी और वो बैंक बेयर करेंगे कुछ कुछ, क्योंकि आप जो भी जमा करते हैं उसका कुछ हिस्सा CRR वगैरह में जाता है, वो नहीं जाएगा, वो आपसे लेना देना नहीं है, वो उनको बेयर करेंगे। पार्ट ऑफ हेजिंग कॉस्ट व्हेन PSU रेज फॉरेन डेट, और सरकारी कंपनियों को फॉरेन करेंसी में डेट लेने की भी अनुमति मिली है कि आप डेट लीजिए और उसकी जो हेजिंग कॉस्ट होगी वो भी बेयर की जाएगी, और इसके अलावा जो FCNR हमने आपको बताया उसमें बेयर की जाएगी। तो ये कई सारे उपाय किए गए हैं डॉलर को लाने के लिए, राइट। तो ये इतने सारे अनाउंसमेंट किए गए हैं। नाउ इस डेटा को देखते हैं। अब आपका इन्फ्लेशन का अनुमान है 5.15%। एग्रीड, याद रखिएगा इसको। 5.15 पे आपका इन्फ्लेशन है और रेपो रेट है 5.25, यानी आपका इन्फ्लेशन आपके रेपो रेट के लगभग बराबर है। कितना? 5.15 से 10 पॉइंट्स ज्यादा है केवल रेपो रेट। तो यानी आपका रियल रेट नहीं है। क्यों पैसा कोई लगाएगा? क्योंकि रियल रेट आपका ज्यादा होना चाहिए। यदि लॉजिकली इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए आरबीआई को। ये जो 5.25 है ये एटलीस्ट 5.75 होना चाहिए, तभी तो आप मैच करेंगे। अगर इन्फ्लेशन आपकी पूरी रेपो रेट को ईट कर ले रही है तो आपका सेंस ही नहीं बनता। लेकिन क्यों नहीं किया उन्होंने? क्या हमको ही पता, उनको नहीं पता? उनको ही पता होगा। इसलिए शायद नहीं किया क्योंकि जिस सिचुएशन की वजह से हम लोग ये आज पॉलिसी देख रहे हैं कि खाड़ी में युद्ध चल रहा है, क्रूड प्राइसेस ऊपर है, तो शायद उन्होंने 90 तक की डिस्काउंटिंग की है, लेकिन उनको ये या सरकार को या आरबीआई को ये उम्मीद है कि शायद युद्ध बंद होगा, क्रूड प्राइसेस नीचे आएंगे और थ्रू आउट द नेक्स्ट 3-4-6 मंथ में सिचुएशन बेटर हो जाएगी। तो हमारी जो ये एनॉमली है इन्फ्लेशन और रेपो रेट की, ये ठीक हो जाएगी। इन्फ्लेशन का टारगेट हम फिर रिवाइज कर देंगे अगली पॉलिसी में, तो ये बैलेंस दिखेगा। लेकिन आज की परिस्थिति में अगर आप देखो तो लॉजिकली ये रेट हाइक होना चाहिए था,
कि अगर आप इन्फ्लेशन का टारगेट 5.15% लेके चल रहे हैं तो आपका रेपो रेट 5.25% पे नहीं हो सकता। इसलिए यहां पे ये क्वेश्चन है। लेकिन मेरा जो मानना है कि, या जो मेरी समझ कहती है कि आरबीआई ने शायद इस बात को समझा होगा, तो उन्होंने कहा होगा चलो एक दो पॉलिसी में और देखते हैं कि भाई शायद महंगाई नीचे ही चली जाए। लेकिन अगर ये अगले 40-50 दिनों में ठीक नहीं हुआ, यानी अगली पॉलिसी से पहले, तो आप, मतलब गारंटी तो किसी बात की नहीं, लेकिन हाईली लाइकली है कि अगली पॉलिसी में आपको रेट हाइक दिख जाएगा। ये एकदम पक्का समझ लीजिए कि अगली पॉलिसी में रेट हाइक के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि ये सिचुएशन को बहुत लंबे समय तक आप ड्रैग नहीं कर सकते। नंबर 2, एक और सवाल। हमारे आरबीआई के जीडीपी का अनुमान है 6.55%, जो पहले 6.9 था उसको उन्होंने घटा दिया। आज जो हमारे सरकार ने जीडीपी का नंबर अनाउंस किया है उसमें फॉरवर्ड प्रोजेक्शन नहीं दिया है। जीडीपी में हमेशा अनुमान दिया जाता था, वो नहीं है इस बार, क्योंकि सिचुएशन फिजाइल है, बिल्कुल वैलिड है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर 6.5% की आप जीडीपी ग्रोथ लेके चल रहे हैं और आपका इन्फ्लेशन 5.1 का टारगेट है, तो 6, 5, 11 और 10 उधर जो 65, यानी 10.65% की आपकी नॉमिनल जीडीपी बनती। इन दोनों एस्टिमेट्स को अगर मैं जोड़ूं तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेकर के। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि आरबीआई और सरकार के प्रोजेक्शंस में मिसमैच होता है। अब आज ही देखिए जो जीडीपी का नंबर है, अभी आगे डिस्कस करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से एक कोई ऊपर नीचे होगा। तो अगर जीडीपी ग्रोथ, रियल जीडीपी ऊपर गई तो इन्फ्लेशन नीचे आएगा, अगर इन्फ्लेशन और ऊपर गया तो रियल जीडीपी नीचे आ जाएगी। ये एनोमली भी हमें देखनी पड़ेगी। तो आज के जो नंबर्स हैं इस पॉलिसी के, उसमें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रिवीजन की गुंजाइश है जो अगली पॉलिसी में हमें देखने को मिलेगी। चलिए अब हम देखते हैं आज जो हमारा जीडीपी का नंबर आया। जीडीपी का डेटा आया, रियल जीडीपी, मतलब जिसमें नॉमिनल नहीं है, इन्फ्लेशन से कट करके जो हमने बनाया देखा है। पहले देखिए आप साल दर साल, FY24 में 7.2%, FY25 में 7.1% और FY26 में 7.7%। बहुत ही बढ़िया नंबर है। क्वार्टरली बेसिस देखेंगे तो Q4 है 7.8%, सुपर। मतलब और क्या चाहिए आपको, 7.8% जीडीपी आ गया है। आप Q1, Q2, Q3 देखिए 6.8, 8.3, 8 एंड 7.8। बट लगा हुआ है। Q4 की जीडीपी में एक महीना सिर्फ ऐसा था जब युद्ध शुरू हुआ था। 28 फरवरी को वॉर शुरू हुआ और WPI का नंबर मई में आया है बढ़ के। तो इसमें वॉर की डिस्काउंटिंग नहीं है, इसलिए आपको इस 7.8 नंबर इज रियली गुड। मैं भी मानता हूं कि नंबर बहुत अच्छा है। आपके मैन्युफैक्चरिंग का नंबर अच्छा है, इसके डिटेल में जितने अंदर नंबर देखोगे तो सब अच्छे, तभी तो ये अच्छा आया, वो सब जोड़ोगे तो अच्छा आता है। पॉइंट यहां पे है कि Q1 की जो जीडीपी अब आएगी, हालांकि अभी बहुत लेट आती है, अभी 30 जून को तो ईयर क्वार्टर खत्म होगा, फिर जुलाई, अगस्त, 30 अगस्त के आसपास वो नंबर आएगा। वो नंबर हमें दिखाएगा कि वॉर का कितना इंपैक्ट हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली अगर ये वॉर कंटिन्यू रहा, यानी ये सिचुएशन कंटिन्यू रही अगले सितंबर तक, जैसा कि ट्रम्प भाई कह रहे हैं कि लेबर डे तक चल सकता है, तो आपका Q1, Q2 दोनों बुरी तरीके से प्रभावित हो सकते हैं। तो इसलिए इस नंबर को, ये पोस्टमार्टम है तो हिस्ट्री है ना, और उस हिस्ट्री में वो एक महीना डिस्काउंटिंग नहीं है, तो ये नंबर प्राइमा फेसाई देखने में सुपर, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो नई सिचुएशन से हम जूझ रहे हैं, इस सिचुएशन का कितना असर होगा ये हमें आने वाले समय में पता चलेगा। तो प्राइमा फेसाई या शुरुआत में देख के लग रहा है कि जीडीपी नंबर इज फैंटास्टिक, आरबीआई की पॉलिसी ठीक है भाई, रेट नहीं बढ़ाया और अपने इन्फ्लेशन और जीडीपी के टारगेट थोड़े थोड़े ऊपर कर दिए। तो वहां पे आपके मन में एक एनॉमली, एक क्वेश्चन आना चाहिए कि नेक्स्ट पॉलिसी में हाईली लाइकली है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा अगर यही सिचुएशन परसिस्ट की तो। और Q1 के जीडीपी के जो नंबर होंगे वो हमको बहुत इंपॉर्टेंटली देखने पड़ेंगे। तो ये है आपके जीडीपी का नंबर और आरबीआई पॉलिसी की विश्लेषण, और जो बॉन्ड मार्केट के लिए सरकार ने किया है वो। इसका और विश्लेषण हम
सुनील जी के साथ जब शो करेंगे तो डिटेल में करेंगे, एक एक सेक्टर में जाके देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग में जीडीपी कैसी थी, सर्विस सेक्टर में कैसी थी, कैपेक्स कितना था, ये सब हम लोग डिटेल में करेंगे। फिलहाल इस शो को छोटा रखने के लिए हमने ज्यादा नहीं किया, लेकिन इतनी अच्छी खबर, बॉन्ड मार्केट की खबर देने के बावजूद अगर एफआईआई आज इतना बड़ा नंबर बेच के गए हैं तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए। 8776 करोड़ की कैश मार्केट की सेलिंग रियली वरीसम है। तो फिलहाल इवनिंग रिपोर्ट में इतना ही। डिटेल रिपोर्ट आपको संडे को देखने को मिलेगी सुनील जी के शो के साथ। बाकी फिर हम लोग देखते हैं सोमवार को मार्केट खुलता है तो क्या रुख लेता है, लेकिन फिलहाल तो इतनी ही तफसील है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या मानना है आपका, कि पॉलिसी कैसी थी जी, और जो सरकार ने फैसला लिया वो कैसा लगा। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। थैंक यू सो मच।